हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हम राजनीति विज्ञान से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक से, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक प्रधान पत्र नहीं है? तो इसमें पैटागोरस इसके अंतर्गत नहीं आता, जबकि पॉलीमार्कस, एंडीमेंट्स एवं ग्लूकोन इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटागोरस राजनीतिक विज्ञान के विचारक हैं, अतः वे प्लेटो के रिपब्लिक के पात्र नहीं हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें उन्होंने दार्शनिक, शासक, न्याययुक्त आदर्श राज्य की कल्पना की है, जो कि संवाद शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक, पहले आते हैं AR ब्लास्टर, इनका संबंध है डेमोक्रेसी से। CB मैकफर्सन का संबंध है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। C पैटमन का संबंध है पार्टिसिपेशंस एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी से। और डी हेल्ड का संबंध है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी से। AR ब्लास्टर का संबंध है डेमोक्रेसी से। CB मैकफर्सन का संबंध है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी से। C पैटमन का संबंध है पार्टिसिपेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी से। और डी हेल्ड का संबंध है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी से। नेक्स्ट आते हैं मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। पहली आती हैं थीसिस ऑन फियोरबॉक, फिर दूसरे आते हैं पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, नेक्स्ट आते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से। मार्क्स के जो लेख हैं उनका आरोही क्रम में प्रतिपादन कीजिए, है ना। थीसिस ऑन फियोरबॉक लिखी गई थी 1845 में। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये लिखी गई थी 1847 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी गई। नेक्स्ट आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकती। यह किसने कहा है? तो ये कहा गया था जॉन रॉल्स के द्वारा। न्याय के दूसरे सिद्धांतों के अंतर्गत रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेदमूलक सिद्धांतों का प्रयोग शुरू होता है। इसमें सबसे पहले यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं उपयोगितावाद का संस्थापक कौन है? तो उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं वेंथम। अधिकतम संख्या के अधिकतम हित संबंधी प्राचीन सिद्धांत को शास्त्रीय एवं व्यवस्थित रूप देने का तथा राजनीति के क्षेत्र में उन्हें लागू कर लोकप्रिय एवं प्रभावशाली विचारधारा बनाने का श्रेय वेंथम को दिया जाता है। अतः इसी कारण से कई विद्वान उपयोगितावाद को वेंथमवाद के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो माओ ने ऑन न्यू डेमोक्रेसी लिखी है, ऑन कोएलिशंस गवर्नमेंट को लिखा है, ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को भी लिखा है, जबकि पीपल वॉल को इनके द्वारा नहीं लिखा गया, माओ के द्वारा नहीं लिखा गया है। माओ द्वारा लिखे गए जो लेख हैं वो इस प्रकार हैं: ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशंस गवर्नमेंट, ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। और पीपल वॉर के जो लेखक हैं वो हैं एंगस कोल्डर, इनसे लेखक हो जाएंगे पीपल वॉर के। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो वह गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1893 में एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ से 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन लगभग 22 वर्ष तक रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नेटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1903 में स्थापित की थी।
नेक्स्ट आते हैं मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। किसने संस्थापित की थी इसको? M.N. रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था। मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका नाम बदलकर मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, M.N. रॉय द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है अरविंदो घोष को। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन अरविंदो घोष के लिए किया है। अरविंदो घोष विदेशी शासन के खिलाफ बल एवं हिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत करते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने आभासी एवं कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की है? तो ये की गई है जॉन वंडाल के द्वारा, मतलब एक बंडल है पूरा कृत्रिम प्रेशर ग्रुप का, तो वंडाल के द्वारा की बारे में बात की गई है। वंडाल ने दबाव समूह का वर्गीकरण उनके निर्णय के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। इनके अनुसार प्रमुख रूप से दो प्रकार के दबाव समूह होते हैं। प्रथम सामूहिक दबाव समूह और द्वितीयक होता है संघात्मक दबाव समूह। वे समूह जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्ति के सामाजिक संबंध होते हैं सामुदायिक दबाव समूह कहलाते हैं, तथा वे समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति प्रेरक तत्व होता है संघात्मक समूह कहलाते हैं। वैंडल ने प्रदर्शनकारी दबाव समूह की भी चर्चा की है, जो कि समय अनुसार कृत्रिम भय से संगठित होते हैं और काम निकल जाने के बाद विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, चिंतक और उनके विचारक बताइए। सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स। इनका संबंध है यह प्रक्रिया के रूप में क्रांति जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है, उससे संबंधित है इनका विचार। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स जॉनसन। यह मूल समन्वित सामाजिक एवं व्यवस्था मॉडल से संबंधित है। टेड गर का संबंध है समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से, और बैरिंगटन मूर का संबंध है कृषक वर्ग एवं संपत्ति स्वामित्व के बीच पैतृकवादी संबंध की स्थिति से। मार्क्स के अनुसार क्रांति की जड़ समाज की संरचना में निहित है। इनके अनुसार समाज में अर्थव्यवस्था की रचना विशेष से कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं और समाज में दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखता है और दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा अपना परिश्रम करके जीने वाला श्रमजीवी वर्ग है। एक वर्ग शासकों का होता है और दूसरा वर्ग शासितों का होता है, जो कि शोषण के शिकार होते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को दो मोटे प्रकारों में विभाजित किया है? तो इनका नाम है संगठित एवं निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग और दूसरा अनौपचारिक रूप से संगठित एवं विस्तृत अभिजात वर्ग। ये वर्गीकरण किया गया है कार्ल मानहीम के द्वारा। कार्ल मानहीम ने अभिजात वर्ग को निम्न प्रभागों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार आते हैं और दूसरे वर्ग में मध्यम स्तरीय अभिजन आते हैं, जो पत्रकारिता, अध्यापन, प्रकाशन आदि कार्यों में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से होंगे? तो राजा के लिए व्यक्तित्व का कर्तव्य के साथ विलय, दूसरा आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और तीसरा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। बुरे मंत्रियों के लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना इसके अंतर्गत नहीं आता। कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों पर बल दिया है। वह अपने राजा को केवल सत्ता उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वह उससे राष्ट्रीय बनाना चाहता है। इसके अनुसार राजा को कुलीन, धर्म की मर्यादा चाहने वाला, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चय, विचारशील, सत्यवादी, विवेकपूर्ण, वृद्धों के प्रति आदरशील, दूरदर्शी, उत्साही, युद्ध में चतुर होना चाहिए। कौटिल्य के राजनीतिक विचार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है।
इसमें 15 अभिकरण हैं और 150 अध्याय हैं। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विशेषज्ञ से संबंधित प्रश्न। इसका जो था आयोग ने इसका क्वेश्चन हटा दिया है। हम इसको पढ़ेंगे। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक हैं और अनुसंधान एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट आते हैं AFK अगस्ती द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो कोड हैं उनका सही चयन कीजिए। सबसे पहले आते हैं आदिम राष्ट्रीयकरण का एकीकरण, तो आदिम राष्ट्रीय एकीकरण होगा। दूसरा औद्योगिकरण होगा। तीसरा राष्ट्रीय कल्याण होगा और चौथा होती है प्रचुरता। AFK अगस्ती द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का आरोही क्रम निम्न प्रकार है। पहला आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा है समृद्धि की राजनीति। नीचे दिए गए हैं कोड, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सरकार का प्रकार और उनके प्रमुख गुण बताने हैं। यदि सैनिक शासित प्रणाली है तो यह मुख्यतः जबरदस्ती पर आधारित होगी। वंशगत शासन है तो यह आदर पर आधारित होती है। नकली लोकतंत्र है, मतलब उदार लोकतंत्र के जैसे स्वाधिक चुनाव, परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है। नेक्स्ट आती है उदार लोकतंत्र। यह सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत शैक्षिक सहभागिता को प्रस्तुत करते हैं। उदार लोकतंत्र, इसमें राजनीतिक पद किसी वर्ग के विशेषाधिकार नहीं होते, बल्कि इन पद तक पहुंचने का मार्ग अपेक्षाकृत खुला रहता है। इसमें व्यापक मताधिकार के आधार पर निश्चित अंतराल पर चुनाव होते हैं। नेक्स्ट आता है सैनिक शासन प्रणाली। इसमें शासक की आज्ञा का पालन डर के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश में प्रचलित रहा है। राजतंत्र, इसमें राजा का शासन होता है। इसमें शासन व्यवस्था में राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजाजन को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करे जिससे वे चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, काम, मोक्ष की सिद्धि कर सकें। प्रजा का चरित्र उन्नत करने के लिए राजा का अपना चरित्र ऊंचा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नकली लोकतंत्र। राजनीतिक प्रजातंत्र का महत्व केवल इन बातों में होता है कि समाज के अंतर्गत शक्ति के स्थान सिद्धांत के रूप में प्रत्येक के लिए खुले रहते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता होती रहती है और शक्ति के धारक निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। विशिष्ट, सार्वभौमिक और यंत्रीय या सहायक। समाजीकरण तब प्रारंभ होता है जब कोई बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है। वह अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है जिसके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है और ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चा सत्ता, आज्ञा, विरोध एवं सहभागिता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है। तो सैनिक सरकार, फासिस्ट सरकार और साम्यवादी सरकार आती है, लेकिन संसदीय रूप की सरकार सर्वसत्तात्मक सरकार नहीं होती। अधिनायक तंत्र एवं सर्वसत्तात्मक सरकार 3 प्रकार की होती है। पहला राजनीतिक दल का अधिनायक तंत्र एवं साम्यवादी सरकार भूतपूर्व सोवियत संघ एवं वर्तमान चीन में प्रचलित है। दूसरा सैनिक अधिनायक तंत्र जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि में प्रचलित रहा है। नेक्स्ट आता है फासिस्ट अधिनायक तंत्र जैसा कि दोनों विश्व युद्ध के बीच की अवधि में इटली एवं जर्मनी में प्रचलित रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को 2 प्रमुख वर्गों में, पहला टर्नओवर एवं हेजीमोनिक एवं दूसरा वैचारिक एवं व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया गया है। तो इसको मायरोन, वीनर एवं लापा लोम्बरा के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। लापा लोम्बरा
एवं मायरोन वीनर ने दो प्रकार की दल प्रणालियां बतलाई हैं। पहला, प्रतियोगी दल प्रणाली। प्रतियोगी दल प्रणाली के 4 रूप होते हैं। पहला, अधिप्रत्ययी वैचारिक दल प्रणाली। दूसरा, अधिप्रत्ययी फलमूलक दल प्रणाली। तीसरा, उलटनीय वैचारिक दल प्रणाली। और चौथा आता है उलटनीय फलमूलक दल प्रणाली। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुस्तक और उनके लेखक बताइए। पहली पुस्तक का नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, आर यंग ने दिया है। डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशंस, CE ब्लैंक के द्वारा दिया गया है। इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स, आर रोस के द्वारा दिया गया है। और स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, JS कॉलमैन के द्वारा दिया गया है। या आर यंग यह अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित हैं। CE ब्लैंक का संबंध है डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन से। आर रोज का संबंध है इन्फ्लुएंसिंग वोटर से। और JS कॉलमैन का संबंध है स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। फेडरल इंडिया आर डिज़ाइन ऑफ चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रशीदुद्दीन खान। फेडरल इंडिया द डिज़ाइन ऑफ चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं रशीदुद्दीन खान। नेक्स्ट आते हैं सबाल्टर्न या उपासित अध्ययन के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? तो ये है रंजीत गुहा का। सबाल्टर्न अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान रंजीत गुहा ने दिया है। शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व कौन से हैं? तो सिद्धांत, मानक, नियम और निर्णयन कार्यविधियाँ। शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व हैं सिद्धांत, मानक, नियम एवं निर्णयन कार्यविधियाँ। नेक्स्ट आती है भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए हैं कथन बताइए। कथन कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं और सामाजिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिससे तरीके से लोग अपने का और अपने संबंधों को समझते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या भी करता है। धर्मनिरपेक्षवाद एक विशेष प्रकार का मानवतावादी दर्शन है जो कि धर्म एवं आध्यात्मवाद का निषेध करते हुए नैतिकता, शिक्षा एवं राजनीति, प्रशासन, कानून आदि को इन दोनों से पूर्णतः स्वतंत्र मानता है, जो मनुष्य को अलौकिक एवं देवीय शक्तियों पर आश्रित रहने के स्थान पर पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देकर उनके व्यक्तिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन है 1980 का दशक जो कि भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टियां उपरांतीकृत हो गई अर्थात बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई। तो ये भी सही हो जाएगा और आर की सही व्याख्या भी करता है। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का गठन किया गया। 1977 में गठित जनता पार्टी 1980 के मध्य तक 4 जनता पार्टी में बट गई। इस तरह से अकाली दल, अन्ना द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दल भी समय समय पर विभाजित होते रहे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है नेहरू समिति रिपोर्ट, उसके बाद आती है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन, 4th नंबर पर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में की गई थी मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस विवाद में कहा गया है कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित है? यह शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में कहा गया था। शंकरी प्रसाद मामला 1951 में पहले संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, इसलिए संसद संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था या विधान मंडल का प्रावधान नहीं है? तो ये महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, लेकिन केरल में नहीं है। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और राज्य के प्रथम सदन को भंग कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आते हैं शेख अब्दुल्ला, फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद, शामसुद्दीन और GS सादिक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का सही कालक्रम इस प्रकार है: पहला शेख अब्दुल्ला, फिर बख्शी, फिर गुलाम मोहम्मद, फिर चौथे शामसुद्दीन और फिर पाँचवें GM सादिक। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। षड्यंत्रवाद और दंडित क्रांतिकारी बताइए। नासिकवाद जो कि 1909 से 1910 में हुआ, विनायक सावरकर के समय। बनारसवाद, इसका संबंध है सचिदानंद सान्याल से। फिर काकोरीवाद 1924 में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। और लाहौरवाद 1929 से 30 में हुआ था और इनका संबंध है भगत सिंह से। नासिकवाद विनायक सावरकर से संबंधित है, 1909 से 1910 में हुआ था। बनारसवाद सचिदानंद सान्याल से संबंधित है। काकोरी कांड 1924 में हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। लाहौरवाद 1929 से 1930 में हुआ था, भगत सिंह से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए। जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना ये संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत हैं, इसके कारण भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि में 6 माह से ज़्यादा बीत गए हों और बिल पारित ना हुआ हो तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया हो, ये गलत है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संसद में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, जो निम्न 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। दूसरा, यदि संसद विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो। तीसरा, दोनों सदनों के बीच बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक पर धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है। नेक्स्ट आता है केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया गया है योजना आयोग द्वारा। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग बहुत अधिक केंद्रीयवादी तत्व के रूप में कार्य करता है। इसने केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची के विभिन्न विषयों पर योजनाओं का निर्माण करते हुए राज्य सरकारों के कार्य संचालन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखा है। वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थान ले लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। सामान्यवादी एवं विशिष्ट के बीच संबंध प्रवर एवं अवर का संबंध होता है तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है तो ये सही हो जाएगा। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है भारत पर हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रामबिली में। भारत की हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा रामबिली आंध्र प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो इस पर रॉबर्ट डहल के द्वारा प्रश्न उठाया गया है। रॉबर्ट डहल ने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तरीके और सामान्यीकरण उपयुक्त सभी से। टेलरवादी प्रबंध विज्ञान के निम्न आधार स्तंभ हैं। पहला, एक सच्चे प्रबंध कार्य विज्ञान का विकास। दूसरा, कार्यकर्ता का वैज्ञानिक आधार पर चयन और उसका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास। नेक्स्ट आता है प्रबंध एवं श्रमिक के बीच में मैत्रीपूर्ण सहयोग। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें श्रमिक अपने कार्य सहयोगी एवं नियोजकों के प्रति पूर्ण तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसी प्रकार प्रबंधक, फोरमैन, अधीक्षक, मालिक, निर्देशक, मॉडल आदि अपने सहयोगियों और अपने नियोजकों के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण क्षमता के साथ वहन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, बताइए। तो साइमन इससे संबंधित नहीं है। स्मिथवर्क, हेनरी फ्योल और गुलिक आते हैं। स्मिथवर्क, गुलिक, हेनरी फ्योल आदि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं, जबकि हर्बर्ट साइमन अनुसंधान कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लाइन एजेंसी का संबंध है, यह लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देते हुए कार्य करता है। दूसरा, जनरल स्टाफ, इसका संबंध है, यह व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करता है। विशिष्ट स्टाफ, यह डेटा संकलन और उनका विश्लेषण करता है। व्यक्तिगत स्टाफ, यह लाइन अधिकारियों के विभिन्न प्रयुक्तियों की डायरी रखना इसके अंतर्गत आता है। संगठन का प्रशासन कार्य सूत्र अभिकरण द्वारा संपन्न किया जाता है। सूत्र इकाइयों का संबंध नीति निर्माण से होता है। स्टाफ अभिकरण का कार्य गृह प्रबंध संबंधी अर्थात प्रबंध संबंधी सेवाएं संपन्न करना है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सामान्य स्टाफ, मुख्य निष्पादक एवं कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यों के संपादन में सामान्य रूप से सहायता पहुंचाने वाले कर्मचारी वर्ग को सामान्य स्टाफ कहते हैं और परामर्श देते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करता है और महत्वपूर्ण विषयों को विचार के लिए कार्यपालिका के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है तकनीकी स्टाफ। इस श्रेणी के स्टाफ में वे कर्मचारी आते हैं जिन्हें कुछ विशिष्ट तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सहायक स्टाफ। आधुनिक समय में विभागों में सामान्य कार्यों के संपादन के लिए सामान्य अभिकरण स्थापित किए गए हैं जिसमें धन, समय एवं शक्ति की बचत होती है। नेक्स्ट आती है भारत में लोक सेवा में जॉब या नौकरी के लिए किस वर्ग के लिए पदोन्नति में सहयोग सहप्रवर्तता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 को वरिष्ठता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के अंतर्गत पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात जिस कर्मचारी की सेवा सबसे अधिक अवधि की है उसे पदोन्नति मिलनी चाहिए। योग्यता के सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति की आकांक्षा रखने वाले सभी उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए उनके आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए। भारत में लोक सेवा के वर्ग 1 और 2 के लिए पदोन्नति में योग्यता सहप्रवर्तता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापन करने देता है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर्य की सही व्याख्या करता है। पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है तथा यह सिविल सेवाओं में औचित्य की स्थापना करता है। यह कर्मचारियों को उनके पद स्थिति और वेतन के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस कराती है क्योंकि वे पद से बंधे नहीं होते और उन पर पद की स्थिति की ड्यूटी और उत्तरदायित्व में परिवर्तन से प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को कथन और कारण बताइए।
लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए भी होती है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर की सही व्याख्या करता है। लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है क्योंकि सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए भी होती हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पराश्रितता की अवधारणा 1960 के दशक में इसमें विकसित हुई थी, तो ये हुई थी लैटिन अमेरिका में। पराश्रित सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निर्देशक राउल प्रविश तथा उनके सहयोगियों के तत्वाधान में हुई थी। इनके प्रमुख प्रतिपादक समीर अमीन और आंद्रे गुडर फ्रैंक हैं। फ्रैंक ने कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 पुस्तक लिखी है फ्रैंक ने। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिक द्वारा चलित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक विरोधी कार्यविधियों का अभाव होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। विघटन के बाद गठित नई सरकारें सैनिकों से तो संपन्न होंगी परंतु ऐसी सरकार के पास नागरिकों की सकारात्मक आवश्यकताओं कल्याणकारी योजना की पूर्ति के साधन का अभाव पाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एटम्स फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी, तो इसको आइजनहावर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी प्रसिद्ध शांति योजना के लिए अणु में यह प्रस्ताव रखा था कि विश्वमंडलीय सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए और इसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चिंतक और उनकी अवधारणा बताइए। विलियम कोहेन का संबंध है सैनिक क्रियाकलाप में क्रांति से। मार्टिन शा का संबंध है युद्धों के अपहास से। रेमंड आरो का संबंध है अतिशयोक्तिपरक युद्ध से और मैरी कार्ल्डर का संबंध है नवीन युद्ध से। विलियम कोहेन का संबंध है सैनिक कार्यकलाप में क्रांति से। मार्टिन शा का संबंध है युद्धों के अपहास से। रेमंड आरो का संबंध है अतिशयोक्तिपरक युद्ध से और मैरी कार्ल्डर का संबंध है नवीन युद्ध से। अंतर्राष्ट्रीय कार्यविधि के रूप में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF जिसने सृजित किया है विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करने के लिए है, तो यह विश्व बैंक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना विश्व बैंक के द्वारा 1992 में रियो अर्थ सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करना है जिसमें पृथ्वी को तमाम तरह के पर्यावरणीय समस्याओं से बचाया जा सके। निम्नलिखित संधियों का सही आरोही क्रम में कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं वेस्टफालिया की संधि, फिर आते हैं यूटेक्स की संधि, फिर पेरिस संधि, थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आते हैं UN का चार्टर। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में आई थी। यूटेक्स की संधि अप्रैल 1713 में आई थी। पेरिस की संधि 1783 में आई और UN का चार्टर 1945 में आया था। महिलाओं के आंदोलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं मैक्सिको सिटी UN कॉन्फ्रेंस 1975 में हुई थी। कोपेनहेगन UN कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 1980 में। बीजिंग 1995 हुआ और नैरोबी
1985 में हुआ था। तो पहले नैरोबी आएगा, फिर आएगा बीजिंग। महिलाओं के आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का सही आरोही क्रम होगा। मेक्सिको सिटी यूएन कॉन्फ्रेंस 1975, कोपेनहेगन यूएन कॉन्फ्रेंस 1980, फिर ये आएगी है ना नैरोबी 1985 और बीजिंग आएगी 1995। भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता डबल टैक्सेशंस अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA कब हस्ताक्षर हुए थे, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 2011 को। नेपाल और भारत ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता सन 2011 में हस्ताक्षरित किया था। निम्नलिखित में से कौन से देश ASEAN+3 में समाविष्ट किए गए हैं? तो इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समाहित किया गया है। ASEAN+3 का पूरा नाम है एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन +3। इस संघ में 3 देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में पारस्परिक सहयोग करना है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।